हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको 70+ प्रोवन क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी बेहतर तरीका से समझ जाएंगे। और अगर आप समझना शुरू कर दिए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बीच में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन के चलते हैं और काफी बेहतर तरीका से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और उसको याद करते हैं साथ साथ। राइट, तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है, विच बेस्ट डिफाइंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना काफी जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो जैसे हम लोग अपने बेसिक्स क्लास में पढ़ते थे 3rd-4th में, अगर आप आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। राइट, तो जो हम लोग बेसिक्स क्लास में पढ़ते थे वो क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है या फिर कोई भी डिवाइस है और जो यूजर है जैसे हम लोग के बीच और डिवाइस के बीच जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो फिर हम लोग कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी चीज उस डिवाइस के हेल्प से नहीं कर सकते हैं। राइट, ऐसे समझो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक मिडल मैन है। राइट, एक मिडल मैन है जो हमारे बातों को सिस्टम तक पहुंचाता है और सिस्टम के बातों को हमारे पास पहुंचाता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही नहीं तो कोई भी काम हम लोग कंप्यूटर पे नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको समझना है। तो बोल रहे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो क्या एक कंपाइलर कन्वर्टिंग सोर्स कोड टू बाइनरी, क्या एक कंपाइलर है जो सोर्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है? नहीं, ये तो कंपाइलर का काम है, इसको भगाओ। सॉफ्टवेयर डेट इनहांसेस नेटवर्क कम्युनिकेशन, क्या वैसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्किंग में हेल्प नहीं करता है, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं और सारे के सारे काम यूजर के लिए हेल्पफुल करते हैं। राइट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपसे बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर मतलब हम लोग और जो डिवाइस होता है, मतलब कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर और भी डिवाइस हो गया, उन दोनों के बीच इंटरफेस का काम करता है। मतलब दोनों के बीच तालमेल बैठाता है कि अगर कोई यूजर काम करना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो यूजर को समझेगा और यूजर के सारे कामों को उसके ऊपर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, वो उसे कराएगा। जैसे ऐसे समझो, जैसे मानो तुम क्रोम में कुछ सर्च करना चाहते हो, क्रोम, तो क्रोम में तुम तब सर्च करोगे जब क्रोम अवेलेबल रहेगा। क्रोम कब अवेलेबल रहेगा? क्रोम अवेलेबल रहेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर इसके ऊपर हमारा क्रोम अवेलेबल रहेगा। अगर हमारे पास विंडो ही नहीं है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो क्रोम तो कहीं रहेगा ही नहीं। राइट, तो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके ऊपर ही जितने हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं सारे रन करते हैं। राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। राइट, तो बोला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये मल्टीटास्किंग यूआई है? सिस्टम कॉल हैंडलर एंड डिवाइस मैनेजर। देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एज ए मल्टीटास्किंग काम करता है, सिस्टम कॉल को हैंडल करता है, लेकिन मेन फंक्शन उसका नहीं है। मेन फंक्शन ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। राइट, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है सर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये मतलब है जो इनबिल्ट रहता है, जो मैन्युफैक्चरर या फिर जो कंपनी है खुद उसको प्रोवाइड करती है, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। बाकी जितने भी हमारे ऐप्स हैं, जैसे जिनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको हम लोग अपने हिसाब से डिलीट कर सकते हैं, भगा सकते हैं, चाहे मन किया तो रख सकते हैं, मन किया तो भगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम रखना मैंडेटरी है। राइट, इस सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो एक हमारे पास डायग्राम में यहाँ है, उसको देखो। देखो जो यूजर है, यूजर वो हमारा इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से,
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा इंटरेक्ट करेगा ओएस से। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो यूजर है, जैसे यूजर वो हमारे क्रोम से इंटरेक्ट करेगा। कब? जब क्रोम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल रहेगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्रोम अगर रहेगा तो ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तो ही हमारा क्रोम काम करेगा, नहीं तो क्रोम हमारा काम नहीं करेगा। राइट, तो ये हो गया यूजर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर और हमारा हार्डवेयर। तो इस फ्लो को आप याद कर सकते हैं, ये फ्लो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली मैनेज ड्यूरिंग रन टाइम। बोल रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रन टाइम के दौरान क्या मैनेज करता है। सोर्स कोड फॉर्मेटिंग, क्या सोर्स कोड जो मैनेज करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का है? नहीं, ये तो जो हमारे एडिटर हैं उनका काम है। क्या डिस्क पार्टीशनिंग ओनली, देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्क पार्टीशनिंग में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ ओनली लगा दिया, केवल डिस्क पार्टीशनिंग ही करता है, तो मैं इसको काट दूंगा। प्रोसेस, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेस को मैनेज करता है, बिल्कुल सही बात है, मेमोरी को भी करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी करता है, एक बार के लिए मैं इसको सही मानूंगा। फिर है फाइल सिस्टम्स, जॉब शेड्यूलिंग एंड वर्चुअल मेमोरी, यस ये भी हमारा सही है। देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं है, नन ऑफ द अबव है, और इसमें से मुझे एक सटीक आंसर चुनना है। तो देखो जो प्रोसेस है, प्रोसेस वो हमारे जॉब शेड्यूलिंग में आ जाएगा। राइट, जो मेमोरी है वो वर्चुअल मेमोरी में आ जाएगा। और फाइल सिस्टम्स तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, सारे फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना। राइट, तो अगर इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना हो तो आपको डी चूज करना है, क्योंकि सी के बहुत सारे चीज डी में हमारा इंडल्ज हो जा रहे हैं। राइट, तो अगर मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर आता तो ये भी आंसर सारे के सारे सही हैं, इसको गलत मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी एक को सिलेक्ट अगर करना है तो फिर मैं डी के साथ जाऊंगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस और GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो CUI है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में हमें कमांड टाइप करना होता था, और CUI को चला पाना सबके बस की बात नहीं था। अगर जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, जिसको कोडिंग के बारे में पता है, जिसको कमांड के बारे में पता है, वहीं CUI बेस्ड किसी भी डिवाइस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकता है, वरना लोग नहीं चला सकते हैं। लेकिन जो GUI है इसमें क्या है कि अगर आप पढ़े हैं, लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे हैं, तो भी आप इसको चला सकते हैं। आप फोटो देख के चला सकते हैं, क्योंकि इसमें इमेज से, बटन से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से चीजें काम करती हैं। तो बोला जो CUI है, कैरेक्ट कमांड यूजर इंटरफेस, यूजर आइकॉन्स एंड विंडो, क्या इसमें आइकॉन्स रहता था? नहीं, ये तो कमांड वाला है, इसको काटो। CUI रिक्वायर्स टेक्स्ट कमांड्स, GUI allows interaction through graphical elements like buttons, बिल्कुल सही बात है। CUI is only used in mobile devices, क्या जो CUI है वो केवल मोबाइल डिवाइसेस में यूज होता था। GUI is for desktop, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में यूज होता था। बोथ यूज वॉइस कमांड्स, गलत। जो CUI है मतलब कमांड यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, उसमें हमें कमांड टाइप करना होता था तो ही चीज काम करती थी, बिना कमांड के चीजें काम नहीं करती थी। तो अगर मैं CUI की बात करूं तो हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा MS DOS और लिनक्स टर्मिनल। राइट, और GUI आपको पता ही है, हमारे पास बहुत तगड़ा इसका एग्जांपल है, विंडोज, फिर मैक OS, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल GUI के हैं। और CUI के हमारे एग्जांपल्स MS DOS, लिनक्स टर्मिनल, जो कमांड पे ही काम करती थी। राइट, नेक्स्ट, Which operating system functions are involved in process management? क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम था प्रोसेस मैनेजमेंट में इसका फंक्शंस क्या है, कैसे मैनेज करता है? क्या स्क्रीन रिजोल्यूशन सेटिंग, स्क्रीन जो स्क्रीन है उसके रिजोल्यूशन सेटिंग को मैनेज करता था। ये तो हमारा डिवाइस मैनेजमेंट का काम है, डिवाइस मैनेजमेंट। क्या फॉन्ट रेंडरिंग करता था? ये तो हमारा है किसका, एक ग्राफिक्स का काम है, एक ग्राफिक्स का काम है, ग्राफिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं UI सब सिस्टम पार्ट्स। टास्क स्विचिंग एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखो जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें देखेंगे कि प्रोसेस क्या है, इसका स्टेट क्या है, इसका स्टेट्स कितने होते हैं,
कैसे चीज़ें काम करती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन अभी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शंस है जो प्रोसेस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन तो नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइस मैनेजमेंट का है। फॉन्ट रेंडरिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यार यूआई सब सिस्टम का पार्ट्स है। टास्क स्विचिंग और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, तो एक बार के लिए मैं इसको टिक मारूंगा। डेट लॉक हैंडलिंग, प्रोसेस स्टेट्स एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और जैसे मैं ऑप्शन डी को देखूंगा तो मैं देख रहा हूं कि जो ऑप्शन सी है वो सारे के सारे इसमें मिल जा रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो टास्क को स्विच करता है और प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करता है, लेकिन उसके अलावा वो डेडलॉक को हैंडल करता है, प्रोसेस के स्टेट्स को हैंडल करता है और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी करता है। तो ये जो डी नंबर है इसमें ज्यादा ऑप्शन सही है और ये ज्यादा वेट लागू कर रहा है सी के बदौलत, राइट। सी से अगर मैं कंपेयर करूं तो डी काफी तगड़ा ऑप्शन मुझे दिख रहा है और इसमें बहुत सारे वो फंक्शंस हैं जो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, तो इस केस में मैं डी के साथ चला जाऊंगा। हालांकि अगर मोर देन वन ऑफ द अबव रहता तो मैं फिर मारता मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि सी भी हमारा सही है और डी भी सही है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करके ही छोड़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि भैया यार मैं सी मारूं या फिर डी मारूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको वही ऑप्शंस मारने हैं जिसमें जो नंबर ऑफ फंक्शंस है, नंबर ऑफ प्रोसेस से ज्यादा हैं, राइट। एक ऐसा ऑप्शन जरूर होगा कि अगर दो ऑप्शंस है तो एक ऑप्शंस का सारा चीज दूसरे ऑप्शंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाई इज कमांड इंटरप्रेटर एसेंशियल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है कि जो कमांड इंटरप्रेटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये जानो कि जो कमांड इंटरप्रेटर है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, SHELL। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियल क्यों है? क्या ये डायरेक्टली बाइनरी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर देता है? नहीं, ये नहीं करता है। ये तो बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट करता है हमारा CPU, राइट। ये नहीं करता है, कमांड इंटरप्रेटर नहीं करता है। इट कंपाइल्स यूजर कोड इनटू कर्नल मॉड्यूल्स, ये तो कंपाइलर का काम है। इट ट्रांसलेट्स यूजर कमांड्स इनटू सिस्टम कॉल्स, ये यूजर की कमांड को सिस्टम कॉल में कर देता है कमांड इंटरप्रेटर, नहीं, इसका नाम है सेल। इट मैनेजेस यूजर इंटरेक्शन, पार्सेस कमांड्स एंड इनिशिएट एग्जीक्यूशन। देखो जो कमांड इंटरप्रेटर होता है उसका नाम है सेल, उसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से और जितने भी हमारे कमांड्स होते हैं उनको कैसे पार्स करना है और जो हमारा एग्जीक्यूशन होने वाला है उसको कैसे शुरू करना है, राइट। कोई भी अगर हमारे पास प्रोसेस है, कोई भी फंक्शंस है, कोई भी हमारे पास चीजें हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बताएगा कौन? कमांड इंटरप्रेटर। वो बेसिकली हमें कमांड देगा कि इसके तहत तुम्हें चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो इस केस में ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्योंकि इसमें काफी सारे इसके फंक्शंस दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ OS इज बेस्ट सुटेड फॉर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। रियल टाइम, और जैसे ही रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग आएगा तो मैं आंख बंद करूंगा और खोजूंगा रियल टाइम इसमें कहां है। तो मैं देख रहा हूं कि रियल टाइम के लिए जो काफी शॉर्टकट इसका कीवर्ड है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रियल टाइम इसका आंसर हो जाएगा। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बताया था COA के क्लास में, मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड क्या होता है। जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, जैसे हमारे पास फ्रिज है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इसमें फंक्शंस इंस्टॉल किया गया रहता है वो इसको एम्बेडेड बोलते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, बैच। देखो इसमें क्या करता है, जो एग्जीक्यूट्स करता है जॉब्स को, एग्जीक्यूट्स जॉब्स इन बैचेज, मतलब ग्रुप में करता है। अगर टाइम शेयरिंग की बात करें, टाइम शेयरिंग तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी डेड लाइन नहीं होता है। इसका नाम भले ही है टाइम शेयरिंग, लेकिन अगर कोई इसको टास्क दिया गया है तो इसका कोई डेड लाइन नहीं है कि इस डेड लाइन में काम खत्म हो जाएगा, राइट, चलता रहेगा। नो गारंटीड डेडलाइन, नो गारंटीड डेडलाइन, इसमें डेडलाइन की कोई गारंटी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता चल गया। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड ये क्या करता है? मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल सिस्टम्स एज अ सिंगल यूनिट, राइट। तो इस केस में मैं आंसर मारूंगा सी को, और इसके साथ ही साथ काफी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में हमने जान लिया कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसका वैलिड क्लासिफिकेशन कौन है? क्या पैसिव ओएस और एक्टिव ओएस होता है? मैं तो बचपन से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने पैसिव और एक्टिव की कभी बात नहीं सुनी है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या लॉजिकल ओएस हो जाएगा और फिजिकल ओएस? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या बैच ओएस हो जाएगा? क्या टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड? तो मैं बताऊंगा कि देखो यार, अभी हमने पढ़ा है बैच ओएस, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फिर हमारा रियल टाइम, नेटवर्क और एम्बेडेड, हमने एम्बेडेड के बारे में पढ़ा है और रियल टाइम के बारे में पढ़ा है। मतलब जो सी और डी है, जो सी और डी है, इस ऑप्शन में दोनों मुझे सही लग रहा है, तो इसमें मैं किसी एक को टिक नहीं मार सकता हूँ, राइट। इसमें मैं किसी एक को टिक नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि इसमें मोर देन वन भी दिया गया है, तो मोर देन वन हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बोल रहा है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका की फीचर्स क्या है? देखो मेरे जो कैमरा है इसमें मच्छर आकर बैठा है। व्हाट इज द की फीचर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का की फीचर क्या है? इट इज प्रोप्राइटरी एंड क्लोज्ड सोर्स। जो लिनक्स है, लिनक्स इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब इसका जो सोर्स कोड है, ओपन सोर्स का मतलब ध्यान समझो, इसका जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी जा सकता है, कोई भी डेवलपर जा सकता है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कोई फीचर्स इसमें इंप्रूव होने चाहिए, कोई फंक्शंस इसमें ऐड होने चाहिए, तो कोई भी डेवलपर जा सकता है और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर सकता है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। तो क्या ये प्रोप्राइटरी और क्लोज्ड सोर्स है? नहीं, क्लोज्ड सोर्स नहीं। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। क्या यह मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर कैपेबिलिटी को सपोर्ट्स करता है? बिल्कुल सही बात है। इट ओनली रन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह रन करता है। इट कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड बाय यूजर्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये कस्टमाइज किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि यार जो लिनक्स है वो डेवलपर्स के फील्ड में, अगर मैं डेवलपर्स कम्युनिटी की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सारा का सारा हमारा कमांड बेस्ड है, और इसको रन करना सबके बस की बात नहीं है, सबको इसको समझ नहीं सकता है, और हाईली कस्टमाइजेबल है, राइट। तो अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल, मतलब फैट। सबसे पहले तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि फैट का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आपसे यही पूछा जा सकता है कि फैट का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो अब हमें जानना है कि कौन कौन से फाइल एलोकेशन टेबल्स के टाइप हैं। तो देखो इसमें क्या है, जो क्या फैट 8 होता है? फैट 8 नहीं होता है। फैट 16 होता है? हाँ होता है। फैट 24 होता है? फैट 24 पता नहीं, छोड़ो इसको। फैट 12 होता है? बिल्कुल फैट 12 हमारा होता है। फैट 16 होता है? होता है। फैट 32 होता है? फैट 16 होता है? होता है। फैट 32 होता है। NTFS, जो NTFS है वो फैट का टाइप्स नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो मॉडर्न फाइल सिस्टम है NTFS। तो हमें फाइल जो फैट है इसके बारे में पूछ रहा है, तो क्या NTFS हो जाएगा? नहीं। फैट 32 होता है? बिल्कुल। क्या X3 हो जाएगा? जो X3 है वो दूसरा फाइल सिस्टम है, वो फैट का फाइल सिस्टम नहीं है, तो इसको भी मैं काट दूंगा। क्या HFS प्लस हो जाएगा? मतलब हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हमें तो फैट के बारे में जानना है, तो क्या फैट में हायरार्किकल आ जाएगा? नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो F जो फैट 8 होता है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा, फैट 12, फैट 16, फैट 32। तो अगर मैं फैट 12 की बात करूं, जो फैट 12 है इसका एग्जांपल मैं लूं तो हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और अगर मैं फैट 16 की बात करूं, फैट हमारा 16, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जो पहले का हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव था वो। और फैट 32 की मैं बात करूं, और फैट 32 तो ये हो जाएगा हमारा USB ड्राइव्स और SSD जो हमारा होता है वो। तो देखो, जो अब आपको पता कैसे चलेगा कि भैया यार कौन से फैट एग्जिस्ट करता है, कौन से फैट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो इसका कोई तरीका नहीं है समझने का, इसका यही तरीका है कि जब आप फैट के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जब आप 2-3 बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि फैट 8 नहीं होता है, फैट 24 नहीं होता है, आपको ऐसे याद हो जाएगा, राइट। तो आप जैसे ही इस PDF को 2 से 3 बार पढ़ोगे, वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, या फिर जो क्लास के बाद जो PDF मिलेगा अगर आप उसको 2 से 3 बार देखोगे तो नजरों ही नजरों में आपको याद हो जाएगा, राइट। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप इसको याद कर लो, इसको जब आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको इसको याद करना है, इसको समझने की बात नहीं है। नेक्स्ट,
अब देखो मैं यहाँ आपको बहुत सारे फाइल सिस्टम और उसका डिस्क्रिप्शन लेकर रख दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में जैसे यहाँ पूछ दिया फैट के बारे में, हो सकता है वहाँ एनटीएफएस के बारे में पूछ दे, राइट, कि एनटीएफएस क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो मैं देखो यहाँ बहुत सारा फाइल सिस्टम रखा हूँ, जैसे फैट 12 होता है, फाइल एलोकेशन टेबल 12 बिट यूज्ड इन फ्लॉपी डिस्क एंड स्मॉल ड्राइव्स, ठीक है। फैट 16 फाइल एलोकेशन टेबल जो 16 बिट का है, जो सपोर्ट पार्टीशन अप टू 2 GB। वैसे ही फैट 32 एनटीएफएस एक्स फैट, इस सब का मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया है, और इसके जो फंक्शंस हैं या फिर कौन से डिवाइसेस में है मैंने उसको लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको 2 से 3 बार नजरों ही नजरों में देख लेना है। इसका पीडीएफ जो होगा मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको सिंपली जाना है डिस्क्रिप्शन में, और इस पीडीएफ को आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और 2 से 3 बार पढ़ देना एग्जाम से पहले, एंड यू आर गुड टू गो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है, मेन एडवांटेज क्या है। क्या वो फास्टर सीपीयू को एग्जीक्यूट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर लेगा, भगाओ इसको, बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर एक्सेस नहीं हो सकता। मॉड्यूलरिटी एंड ईज ऑफ डिबगिंग, क्या उसमें चीजें मॉड्यूल वाइज होंगी और आसानी से डिबग हो जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग लेयर पे होंगी, राइट। क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हम लोग बाकी यूजर्स को वही चीजें दिखाएंगे जो उसके काम का है। जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको हम हाइड करेंगे, बस फंक्शनल डिटेल्स हम लोग दिखाएंगे। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कोई भी कंसर्न है तो उसको हम लोग अलग अलग रखेंगे, कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है तो अलग अलग रखेंगे, सबको इकट्ठे मिक्स नहीं करेंगे, राइट। एंड कंट्रोल इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन को कंट्रोल करेंगे कि कब किस डिवाइस से या किस हार्डवेयर से इंटरेक्ट होना है, किस यूजर से इंटरेक्ट होना है और इंटरेक्शन कैसे होना है, सबको कंट्रोल करेगा, राइट। तो आंसर हमारा डी इसमें हो जाएगा, ए बी सी आंसर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, हाउ डू प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट डिफर। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मतलब वैसे इनपुट आउटपुट जो प्रोग्राम किया गया हो और जो इंटरप्ट ड्रिवन हो, इन दोनों में अंतर क्या है। बोथ अलाउ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, क्या दोनों डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को अलाउ करते हैं। इन दोनों में से कोई भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को अलाउ नहीं करता है, इसको आपको याद रखना है कि जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट है या फिर इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट है, इन दोनों में से किसी की ताकत नहीं है जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को अलाउ कर दे। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ये डीएमए, देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों में से कोई भी डीएमए नहीं करता है, तो क्या प्रोग्राम कर देगा। इसको ऐसे ही काटो, इसको ऐसे ही काटो बिना देखे। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पोल्स डिवाइसेस इंटरप्ट रिस्पॉन्ड टू सिग्नल, बिल्कुल सही बात है। देखो जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है ये क्या करता है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट वेट्स फॉर सीपीयू, ये सीपीयू के लिए वेट करता है, वेट्स फॉर सीपीयू। और जो इंटरप्ट इनपुट आउटपुट है ये सिग्नल भेजता है कि सीपीयू कब खाली होगा, ये भेजता है सेंड सिग्नल्स टू नो व्हेन सीपीयू इज रेडी, व्हेन सीपीयू इज रेडी। मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो जो इंटरप्ट ड्रिवन होता है वो सीपीयू को सिग्नल भेजता है पता करने के लिए कि सीपीयू खाली है कि कहीं काम कर रहा है। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ब्लॉक सीपीयू को ब्लॉक थोड़ी कर देगा, ये तो वेट करता है उसके लिए, वेट्स फॉर सीपीयू, तो क्या उसको ब्लॉक कर देगा, नहीं। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इनपुट आउटपुट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, काटो इसको, हमारा आंसर हमें सी देखने को मिल जाएगा और सी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ ओएस इंटरप्ट स्ट्रक्चर, कौन सा है जो ओएस इंटरप्ट स्ट्रक्चर का हमारा पार्ट्स है। तो क्या बायोस लोडर और वर्चुअल मेमोरी है। देखो ये हमारे किसके पार्ट है, बायोस, ये हमारा बूटिंग के पार्ट है, बूटिंग जब बूट होता है तब उसका पार्ट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ओनली सॉफ्टवेयर जनरेटेड ट्रैप्स, ऐसा कुछ नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है। ISR इंटरप्ट वेक्टर एंड कॉन्टेक्स्ट सेविंग, यस ये हमारा आंसर हमें देखने को मिलता है। जो ये हमारा बूटिंग के लिए मैंने आपको बताया है, और ये क्या है जो हार्डवेयर इंटरप्ट से, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये हमारे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट से, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, ये टाइप्स ऑफ इंटरप्ट हो गया। तो बोला कौन सा एलिमेंट है जो आर द पार्ट्स ऑफ ओएस इंटरप्ट स्ट्रक्चर, जो
ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट का स्ट्रक्चर होता है उसका पार्ट कौन है, तो उसका पार्ट है हमारा ISR, इंटरप्ट वेक्टर टेबल और कंटेक्ट सेविंग। ये हमारा पार्ट हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार ये टाइप्स ऑफ इंटरप्ट है, ना ही इंटरप्ट का स्ट्रक्चर है। इंटरप्ट के स्ट्रक्चर में और टाइप में अंतर है। टाइप क्या हो गया कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, और स्ट्रक्चर क्या हो गया कि जो इंटरप्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, राइट। उसमें वेक्टर टेबल होता है, कॉन्टेक्स्ट सेविंग होता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके इसमें आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डिफाइंस अ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया है कि जो प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और प्रोसेस के बारे में जानना काफी जरूरी है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, या फिर डिफाइन प्रोसेस। तो प्रोसेस कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में रहता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो इसका डेफिनेशन है प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। तो क्या ए फंक्शन रनिंग इन मेन मेमोरी, जो फंक्शन मेन मेमोरी में रन कर रहा है उसको प्रोसेस बोल देंगे, नहीं। ए पैसिव कोड ब्लॉक ऑन डिस्क, नहीं। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यस। मैंने आपको डेफिनेशन ही याद करा दिया कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में हो विथ इट्स ओन पीसीबी, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, सी हमारा आंसर है। इन एक्टिव एंटिटी विद स्टेट मेमोरी एंड शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, ये हमारा प्रोसेस का कुछ फंक्शन हो सकता है, एक प्रोसेस नहीं हो सकता है, तो इसको मैं काट दूंगा, क्योंकि प्रोसेस का जो सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में रहे, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट टिपिकल स्टेट्स इन प्रोसेस लाइफ साइकिल। बोल रहा है कि कौन से इसमें जो फेजेज हैं, जो हमारे पास टाइप्स हैं, जो प्रोसेस के टाइप्स हैं, मतलब प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स का टाइप है। तो क्या जो प्रोसेस का स्टेट है उसमें क्रिएटेड होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। रनिंग होता है, हाँ होता है। स्लीपिंग होता है, नहीं होता है। टर्मिनेटेड होता है, हाँ होता है, ठीक है। नहीं होता है, रेडी होता है, रनिंग होता है, वेटिंग होता है, टर्मिनेटेड होता है, ठीक है। इनिशियलाइज नहीं होता है, पॉज नहीं होता है, स्टॉप नहीं होता है, डिलीटेड नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, सस्पेंडेड होता है, रिज्यूम्ड नहीं होता है, और ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखो जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। न्यू होता है, पहले प्रोसेस बनता है, फिर रेडी रहता है, फिर रन करता है, फिर वेट करता है, फिर टर्मिनेट करता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूं ताकि चीज आपको समझ में आ जाए। तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले एक लेता हूं यहाँ मार्कर, और मार्कर लेके समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमारा प्रोसेस न्यू रहता है, मतलब जब प्रोसेस हमारा बनता है तो न्यू स्टेट में रहता है, ठीक है। उसके बाद जाता है हमारा रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में। और रेडी स्टेट में अगर सारा कुछ हमारा सही है, मतलब प्रोसेस रेडी जाने के लिए, और जो सीपीयू है वो बिजी नहीं है, तो फिर हमारा जाएगा रनिंग स्टेट में। यहाँ से जाएगा यहाँ रनिंग, देखो एरो ऐसे है, रनिंग, हमारा प्रोसेस रन करेगा। और रनिंग में जाने के बाद अगर सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ रन करने में, प्रोसेसर खाली था और प्रोसेसर ने इसको काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया है टाइम से, तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 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 अगर 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 रनिंग के टाइम में कुछ दिक्कत हो गया, कुछ इंटरप्ट हो गया, जैसे हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक्सेप्शन इंटरप्ट, तो बहुत टाइप्स के इंटरप्ट होते हैं। तो अगर कोई भी इंटरप्शन आ गया, हार्डवेयर में कोई इशू आ गया, सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया, या फिर ऐसे ही कुछ इशू आ गया एक्सेप्शन में, तो फिर अगर इंटरप्ट आ गया तो फिर से वापस रनिंग से चल जाएगा कहाँ, रेडी स्टेट में। रनिंग से कहाँ चल जाएगा, रेडी स्टेट में। और क्या होगा, या फिर रन कर रहा है, या फिर रन कर रहा है, या फिर रनिंग में गया है और वहां देख रहा है कि रनिंग क्यू में बहुत सारे प्रोसेस हैं, रनिंग क्यू में बहुत सारे प्रोसेस पहले से हैं, राइट। अगर सीपीयू खाली है तब भाई इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर बहुत सारे प्रोसेस पहले से लाइन में लगे हैं तो इसको करना पड़ेगा वेट, और हो सकता है वेटिंग में आ जाए, और वेटिंग के बाद फिर से आ जाएगा रेडी में, और फिर से रेडी से बाद कहाँ जाएगा, रनिंग में। तो ऐसे प्रोसेस के 5 जो मेन फेजेस होते हैं वो होते हैं न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। 5 मेन इसका क्या होता है, फेज होता है। यहाँ इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन और इनपुट आउटपुट इवेंट हमारा इवेंट वेट होता है, और यहाँ शेड्यूलर डिस्पैच होता है। अगर शेड्यूलर क्या होता है, जो शेड्यूल करता है कि कौन से प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इस केस में जो हमारा आंसर है बी हो जाएगा, और मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ, राइट। नेक्स्ट, which transitions are valid in typical process state model।
बोल रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन वैलिड है अगर मैं प्रोसेस स्टेट मॉडल को देखता हूं तो। क्या वेटिंग के बाद जो वेटिंग है रनिंग डायरेक्टली, जो वेटिंग के बाद डायरेक्ट रन कर जाएगा। देखो जो वेटिंग है, यहाँ देखो जो वेटिंग है, वेटिंग के बाद डायरेक्ट रन कर जाएगा। देखो यहाँ आएगा वेटिंग, वेटिंग से जाएगा तुम्हारा रेडी में तब रन करेगा, वेटिंग से जाएगा रेडी में, वेटिंग से डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगा। तो वेटिंग से हमारा डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगा, राइट। क्या न्यू से टर्मिनेट कर जाएगा, जो न्यू है, न्यू यहाँ है, न्यू हमारा सबसे पहले, क्या न्यू से डायरेक्ट टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं करेगा। न्यू से रेडी में जाएगा, फिर रनिंग में, फिर टर्मिनेशन में, राइट। तो न्यू से टर्मिनेट नहीं करेगा, न्यू से टर्मिनेट नहीं करेगा। अब देखो क्या रेडी से रनिंग में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, रेडी से रनिंग में जाएगा। रनिंग से वेटिंग में जाएगा, जो रनिंग है वहां से वेटिंग में जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या टर्मिनेशन से रेडी में चल जाएगा, अगर एक बार टर्मिनेट हो गया तो क्या वो रेडी में चल जाएगा। एक बार टर्मिनेट हो गया मतलब उसका खेल खत्म है, खत्म हो जा रहा है वो, भगा इसको। क्या रेडी से ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक कहाँ कुछ होता है, खत्म। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन है सी नंबर आंसर हो जाएगा कि रेडी से हमारा रनिंग हो जाएगा और रनिंग से वेटिंग में चल जाएगा। लेकिन बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे गलत हैं, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, राइट। नेक्स्ट, और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको एक काफी बेहतर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें अभी तक स्टेट्स और बीपीएससी टीआरई के सारे सिलेबस को बहुत बेहतर तरीका से कवर किया गया है। पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखी गई हैं और साथ ही साथ आपको अभी तक बीपीएससी टीआरई और स्टेट के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा और 15 प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे इस एग्जाम पे बेस्ड। आप देख पा रहे होंगे कोई भी ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, हर एक ऑप्शन को काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अगर आप इसको लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके प्रिपरेशन में जान आ जाएगी, राइट। इन दोनों फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, सिर्फ 99 रुपये का पेमेंट करना है, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग। बोल रहा है कि प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग का क्या मतलब है। तो देखो जो प्रीम्प्टिव होता है, प्रीम्प्टिव मतलब होता है इसमें इंटरप्शन अलाउ है, इंटरप्शन अलाउड, और नॉन प्रीम्प्टिव मतलब इंटरप्शन अलाउड नहीं है। अब देखो इंटरप्शन का क्या मतलब है कि जैसे मानो कि कोई प्रोसेस है, प्रोसेस वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है, एक और प्रोसेस है जैसे P1, तो आके इसको इंटरप्ट कर दिया, बोला कि भागो तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे, पहले मैं करूंगा, उसको बोलते हैं प्रीम्प्टिव। मतलब पहले से अगर कोई काम चल रहा है तो दूसरा कोई बंदा आया तो उसको रोक सकता है, मतलब उसमें इंटरप्शन कर सकता है, राइट। अगर नॉन प्रीम्प्टिव की मैं बात करूं तो उसमें क्या है कि अगर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है जितना भी उसको टाइम क्यों नहीं लगे उसको एग्जीक्यूट करना है, कोई उसमें इंटरप्शन नहीं कर सकता है, कोई उसको इंटरप्ट कर ही नहीं सकता है, राइट। तो जो प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग है अलाउज इंटरप्शन ऑफ रनिंग प्रोसेस, नॉन प्रीम्प्टिव डज नॉट। क्या जो प्रीम्प्टिव हमारे पास शेड्यूलिंग है उसमें इंटरप्शन अलाउ है रनिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन नॉन प्रीम्प्टिव में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या जो नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग है इज ए टाइम स्लाइस, प्रीम्प्टिव इज ए रन, भगाओ इसको। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग ओनली अप्लाई टू बैच प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ रिक्वायर मैनुअल यूजर इंटरवेंशन टू स्विच प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीम्प्टिव मतलब जिसमें इंटरप्शन अलाउ है, अगर पहले से कोई प्रोसेस रन कर रहा है और नया प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या फिर उसका एग्जीक्यूट होना है तो जो पहले से एग्जीक्यूट हो रहा है उसको इंटरप्ट कर देगा, उसको रोक देगा। लेकिन यहीं अगर मैं नॉन प्रीम्प्टिव की बात करूं तो उसमें ऐसा कुछ संभव नहीं है। अगर जो भी प्रोसेस रन कर रहा है वो सारा का सारा रन करेगा, जब वो खत्म हो जाएगा तब जो सीपीयू है वो दूसरे के लिए एलोकेट होगा, राइट। नेक्स्ट, which of the following correctly matches the role of long term scheduler, short term scheduler and dispatcher in process management। देखो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है और जो डिस्पैचर है, इसके फंक्शंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके लाया हूं ताकि आप इनके बारे में पढ़ सके और इनका डेफिनेशन बेसिकली याद कर सकें, राइट। इसका डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। क्या जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो सिलेक्ट करता है विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट, नहीं, ये नहीं करता है, ये हमारा नहीं करता है। ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन नहीं है। क्या जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है कंट्रोल जॉब एडमिशन, ओके। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेस फॉर द सीपीयू,
और जो डिस्पैचर होता है हैंडल्स करता है प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये बिल्कुल सही बात है। देखो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म, वो क्या करता है, प्रोसेस को सिलेक्ट करता है सीपीयू के लिए कि कौन से प्रोसेस सीपीयू में जाएगा। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो प्रोसेस को सिलेक्ट करता है कि इसके बाद कौन से प्रोसेस सीपीयू में जाएगा। तो एक डेफिनेशन मेरे को याद है, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने क्या किया, उसको पकड़ लिया कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो सीपीयू में प्रोसेस को भेजता है कि कौन से प्रोसेस इसके बाद जाएगा। ठीक है। डिस्पैचर क्या करता है, डिस्पैचर हैंडल्स प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डिस्पैचर प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को हैंडल करता है। आप बोलोगे भैया यार ये मुझे समझ में आ ही नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हो। तो मैं बोलूँगा यार इसका डेफिनेशन पढ़ना और याद करना काफ़ी जरूरी है। अगर आपने अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नोट्स रिकमेंड करूँगा, आप वहाँ से जाके पढ़ो या फिर कोई अच्छे बुक से पढ़ो। लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको नोट्स ही लेना पड़ेगा, उसी से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को एक बार पीछे करो, फिर से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। राइट। तो देखो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है क्या करता है, सेलेक्ट्स फ्रॉम रेडी क्यू टू सीपीयू। ऐसे आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेस फॉर सीपीयू। तो रेडी क्यू से सीपीयू को भेजता है। मैंने आपको क्या बोला है कि प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, सीपीयू को भेजता है। मतलब प्रोसेस को कहां से सेलेक्ट करेगा, रेडी क्यू से। तो डायरेक्ट इतना याद रखो कि रेडी क्यू से सीपीयू में भेजता है कौन, शॉर्ट टर्म। और जो मुझे यहां मिल गया मतलब ये इसका फंक्शन सही है। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है कि कौन से जो प्रोसेस है वो सीपीयू में लोड होगा प्रोसेसिंग के लिए। मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स जॉब एंड मिशन। यस, कि कौन से प्रोसेस सीपीयू में जाएगा शेड्यूलिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो इसका फंक्शन हो गया, ये भी मुझे सही दिख रहा है। जो डिस्पैचर होता है वो हैंडल्स करता है क्या, कि जो प्रोसेस सेलेक्ट हुआ है उसको कंट्रोल देगा सीपीयू को। मतलब गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा जो प्रोसेस सेलेक्ट हुआ है उसको सीपीयू के पास भेजेगा। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्पैचर हैंडल करता है प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो उसका एग्जांपल समझो। यस, मानो कि तुम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका फोन है, फोन जैसे फोन है, ठीक है। तो इसमें जैसे तुम एक यूजर हो ए, एक यूजर ए हो, और तुम इसी फोन में एक और यूजर को चला सकते हो, गेस्ट यूजर, जैसे मान लो कोई बी है, बी। तो जो अगर तुम पहले ए से लॉग इन किए हो फोन को और कुछ देर के बाद तुम बी में स्विच करते हो, तुम ए से लॉग इन किए हो और कुछ देर बाद तुम बी से में स्विच कर रहे हो, राइट। इसको बोलते हैं आप स्विच कर गए, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब इस मोड को छोड़ के दूसरे मोड में स्विच करना। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हमें दिख रहा है। क्या जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है मैनेज सीपीयू इंटरप्शन, नहीं, इंटरप्शन मैनेज नहीं करता है, ये तो सीपीयू में भेजता है, उसमें एडमिशन कराता है इन लोगों का। क्या जो शॉर्ट टर्म होता है वो हैंडल डिस्क शेड्यूलिंग, नहीं। क्या जो लॉन्ग टर्म होता है एलोकेट डिस्क स्पेस, नहीं। शॉर्ट टर्म क्या करता है, मैनेज सिक्योरिटी, नहीं। तो ये हमारा आंसर बी मिल जाएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर से पीछे करो या फिर वीडियो को पॉज करो, इसके डेफिनेशंस को पढ़ो, 2 से 3 बार डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, which CPU scheduling algorithm assign the CPU to the process with the shortest remaining burst time। बोला है कौन से CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो CPU को उस प्रोसेस को असाइन करता है जिसका जो बर्स्ट टाइम है काफी कम होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा, नहीं। ये तो जब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा, ये हो गया, ये तो नहीं होगा। क्या राउंड रॉबिन हो जाएगा, नहीं। इसमें तो टाइम स्लाइस का ही होता है, टाइम स्लाइस, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम सबको एलोकेट कर दिया जाता है कि इस टाइम में अगर आप एग्जीक्यूट हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर से आपको पीछे लगना है, राइट। ये तो हमारा नहीं होगा। क्या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यस, यहाँ लिखा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग हमारा आंसर देखने को मिलेगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा, मैं 18 का सी के साथ चला जाऊंगा। और जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होता है वो प्रायोरिटी को यूज करता है, प्रायोरिटी को यूज करता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी पहले उसका काम होगा, राइट। नेक्स्ट, तो बहुत सारे यहाँ जो हमारे एल्गोरिदम हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मैंने उसको यहाँ रख दिया है, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, और उसके फंक्शंस क्या है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, मतलब FCFS है, उसका फंक्शन क्या है, उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब है कि प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अराइव। जिस ऑर्डर में प्रोसेस पहुंचता है सीपीयू के पास, रेडी क्यू में जिस ऑर्डर में पहुंचता है
उसी ऑर्डर में हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। ये होता है नॉन प्रीम्प्टिव। मतलब नॉन प्रीम्प्टिव मतलब क्या, कि इसमें इंटरप्शन अलाउ नहीं है। प्रीम्प्टिव मतलब क्या था, इंटरप्शन अलाउ था। जो एफसीएफएस है उसमें इंटरप्शन अलाउ क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहले आया है वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा, जितना भी टाइम क्यों नहीं लगे, कोई भी इंटरप्ट इसमें बर्दाश्त नहीं होगा, राइट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जिसका जो जॉब सबसे छोटा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, मल्टी लेवल क्यूइंग, मल्टी लेवल फीडबैक और अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। इन सारे के सारे एल्गोरिदम्स को और इसके डिस्क्रिप्शंस को आपको पढ़ना है। मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अगर सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा तो संभव ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ने में कम से कम 20 घंटा लगेगा, और इस 2 घंटा के लेक्चर में मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट को टच कर रहा हूं, ताकि आप एक बार रिमाइंड कर लो, आपको समझ में आ जाए कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। तो अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी भी टाइम है, आप नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको पॉज करो और इसको पढ़ो। नेक्स्ट, अब देखो कुछ टर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीपीयू होता है, जो हमारे प्रोसेसिंग्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारा बहुत सारे टर्म और यूज होता है। जैसे वेटिंग टाइम, इसका क्या मतलब है, टाइम ऑफ प्रोसेस स्पेंड्स इन रेडी क्यू वेटिंग फॉर सीपीयू। जैसे मानो कि हमारे पास प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है, और ये सारे के सारे रेडी क्यू में चले गए। जैसे पहले गया है P4 रेडी क्यू में, ये हमारा रेडी क्यू है। जब P4 गया है और P4 अगर मानो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है, P4 जैसे मानो 0 से लेकर 2 तक एग्जीक्यूट हो रहा है, 0 से लेकर 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बाकी जो 0 से लेकर 2 सेकंड है वो P3, P2, P1 ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, राइट। तो कितना टाइम जो हमारा प्रोसेस है वो रेडी क्यू में वेट कर रहा है सीपीयू एलोकेट होने से पहले, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, उसको बोल देते हैं वेटिंग टाइम। ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम होता है, टोटल टाइम फ्रॉम प्रोसेस अराइवल टू कंप्लीशन, कि जो प्रोसेस अराइव हुआ है सीपीयू में और कितना देर में कंप्लीट हुआ है, उसके टाइम्स का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम। वैसे ही रिस्पॉन्स टाइम, कब हमारा सीपीयू इसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया है, कब सीपीयू के पास गया है, किस टाइम में पहुंचा है। कंप्लीशन टाइम, कब कंप्लीट हुआ है, बर्स्ट टाइम। सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है उसके द्वारा सीपीयू कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट करने में, और अराइवल टाइम मतलब कब पहुंचा है प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में, राइट। तो सारे के सारे जो टाइम हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू मीन बाय रिस्पॉन्स टाइम, व्हाट डू मीन बाय अराइवल टाइम, और 4 डिस्क्रिप्शन रहेगा, आपको आंसर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई डोंट थिंक इसके बाहर भी चीजें पूछी जाने वाली है। मैंने हर एक टाइप्स के टाइम्स को यहाँ लगा दिया है और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, राइट। नेक्स्ट, गिवन प्रोसेसेस विथ बर्स्ट टाइम P1 4 मिलीसेकेंड, फिर 3 मिलीसेकेंड P2, P3 2 मिलीसेकेंड, अराइविंग ऑर्डर ऑफ P1, P2, P3। बोला कि जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ध्यान समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से क्या समझना है कि जो P1 है, P1 वो पहले अराइव हुआ है, इसका हमारा फिर P2 अराइव हुआ है, P2 गया है, फिर P3 गया है। तो ऐसे मैं समझूं कि पहले P1 आया है, फिर P2 आया है और फिर P3 आया है। इसका बर्स्ट टाइम कितना है 4, इसका है 3 और इसका है 2। ये पहले पोजीशन पे आया है, ये दूसरे पे आया है और ये तीसरे पर आया है, राइट। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा कि जो P1 आया है, P1 वो तो जब आया है तभी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 0 पे। जैसे P1 आया है, सबसे पहले P1 आया है तो उसी समय एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसका जो वेटिंग टाइम है कितना हो जाएगा 0। जो सबसे पहले हमारा P1 आया है, P1 जो 4 सेकेंड लिया है, ठीक है, तो 4 सेकेंड लिया है तो उतना टाइम जो हमारा P2 है वेट कर रहा होगा। तो जो P2 है उसके लिए वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 4, मतलब P2 हमारा 4 सेकेंड वेट किया है। और मैं P3 की बात करूं तो पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2, तो उतना देर वेट करेगा। और 3 सेकेंड जो P2 एग्जीक्यूट हुआ है, 3 सेकेंड, वो भी टाइम इसके वेटिंग में जाएगा। मतलब अब जो P3 है वो 4 + 3 मतलब 7 मिलीसेकेंड का टाइम इसका सिर्फ वेटिंग में लगा है, राइट। तो बोला कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर मैं निकालूं तो मैं तीनों को ऐड करूंगा, 0 + 4 + 7 बाई कितना हमारे पास प्रोसेस है 3, तो 7 4 11 बाई 3 मतलब 3 3 9 2 3 6 18 3 7 21 3.67 3.67 का भी ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन ई नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, राइट।
तो ऐसे आपको समझना है, आपको क्या करना है, हर एक जो प्रोसेस है उसका वेटिंग टाइम निकालना है कि जो P1 है वो तो 4 सेकेंड ले रहा है, जब 4 सेकेंड ले रहा है तो उतना देर हमारा P2 और P3 दोनों वेट करेगा। तो जो P2 है उसके लिए वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, जो P1 जितना टाइम लिया है, मतलब 4 सेकेंड टाइम लिया है, तो P2 4 सेकेंड वेट किया है, राइट। और P3 कितना वेट किया है, P3 वेट किया है जितना देर में P1 एग्जीक्यूट हुआ है, जितना देर में P2 एग्जीक्यूट हुआ है, दोनों के सम के बराबर P3 हमारा वेट किया है, तो उसका वेटिंग टाइम हम निकाल लेंगे और फिर सारे के जो सारे वेटिंग टाइम्स हैं उनको ऐड करेंगे और फिर उसका एवरेज निकाल देंगे, राइट। नेक्स्ट, गिवन प्रोसेस P1 इक्वल टू 5 मिली सेकेंड, P2 4 मिलीसेकेंड, P3 2 मिलीसेकेंड विद द टाइम क्वांटम ऑफ 2 मिलीसेकेंड, व्हाट इज द वेटिंग टाइम फॉर P3? इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है कि पहले P1 हमारे पास आया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, P1 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले P1 5 टाइम ले रहा है, P2 हमारा ले रहा है 4 और P3 ले रहा है 2 और टाइम क्वांटम हमारा 2 है, मतलब 2 मिलीसेकेंड तक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर से दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो P1 है, P1 वो 5, इसका 5 टाइम लगेगा, मतलब 5 मिलीसेकेंड टाइम लगेगा, लेकिन एक बार में 2 मिलीसेकेंड ही एग्जीक्यूट करेगा, तो 2 जब कर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3, मतलब P1 यहाँ एग्जीक्यूट कर गया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड बच गया। अब यहाँ हमारा P2 जाएगा, P2 जाएगा तो 2 सेकेंड एग्जीक्यूट कर जाएगा, 2 बच गया। अब P3 जाएगा तो 2 एग्जीक्यूट कर जाएगा, मतलब 0 बच जाएगा, तो P3 यहाँ जाएगा। और जैसे P3 यहाँ गया तो मुझे बोल रहा है कि वेटिंग टाइम फॉर P3 क्या होगा, तो P3 कितना टाइम वेट किया है, P3 उतना टाइम वेट किया है कि 2 सेकेंड हमारा जो P1 एग्जीक्यूट हुआ है, P1 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ है तो इसको वेट किया है, जो P2 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ है उसको वेट किया है, इन दोनों को वेट किया है, उसके बाद P3 का नंबर आ ही गया है, मतलब 2 2 4, मतलब 4 मिलीसेकेंड जो है हमारा P3 वेट किया है, तो इस केस में आंसर हमारा 4 मिलीसेकेंड हो जाएगा, राइट। इसमें क्या होता है कि टाइम क्वांटम एक रहता है, एक टाइम स्लाइस रहता है कि कोई भी प्रोसेस है वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, उसको इस टाइम क्वांटम के अंदर ही एग्जीक्यूट होना है। अगर उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इस टाइम क्वांटम से ज़्यादा है तो जितना प्रोसेसिंग टाइम है, जो टाइम क्वांटम है, उतना एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी जो बाकी रहेगा वो नेक्स्ट साइकिल में होगा, राइट। ऐसे ही चलते जाता है। तो जो हमारा P3 है वो 4 मिलीसेकेंड का टाइम वेटिंग में बिताएगा। नेक्स्ट, विच इज द की एस्पेक्ट्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसेस एंड देयर इंटरेक्शन? बोल रहा है कि पैरेलल प्रोसेस और उसके इंटरेक्शन में की एस्पेक्ट्स क्या है। ओनली सिंगल थ्रेडेड, जब पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है तो क्या सिंगल थ्रेड से काम चल जाएगा? नहीं, पैरेलल थ्रेड से चलेगा। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन विथ नो ओवरलैप, क्या सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन से हो जाएगा? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मतलब 1 बाई 1, लाइन बाई लाइन, और यहाँ पैरेलल है, पैरेलल मतलब एक साथ बहुत ज्यादा, एक गलत हो जाएगा। देखो, अगर आपको कीवर्ड पकड़ने आ गया, जैसे मैं कीवर्ड पकड़ रहा हूँ सिंगल थ्रेडेड, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, अगर आप कीवर्ड पकड़ रहे हो तो काफी आसानी से आप चीजें कर सकते हो, राइट। तो मैं इसको काट दूंगा। सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या इससे हमारी चीजें हो जाएंगी? अच्छा, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग एंड रेस कंडीशन। देखो, सारा का सारा हमारा ट्रू है, लेकिन जो रेस कंडीशन है ये हमारा एक फॉल्स है। जब रेस कंडीशन फॉल्स है तो इसको मैं काट दूंगा और तुम्हारा आंसर हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये सारे के सारे पैरेलल प्रोसेसिंग और उनका इंटरेक्शन है। शेयर्ड मेमोरी भी है, मैसेज पासिंग भी है, लेकिन रेस कंडीशन नहीं है। रेस कंडीशन निगेटिव आ जा रहा है, तो जैसे निगेटिव आएगा, अगर एक निगेटिव है मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ एस्पेक्ट्स, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑर्डर कंट्रोल। कम्युनिकेशन मतलब डेटा का एक्सचेंज करना, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, जो रिसोर्सेज शेयर्ड हैं उनको प्रोटेक्ट करना। व्हाट इज द रोल ऑफ ओएस कर्नल इन प्रोसेस मैनेजमेंट? जो प्रोसेस मैनेजमेंट है उसमें ओएस कर्नल की का काम क्या है? रेंडरिंग जीयूआई कंपोनेंट्स, क्या जो ओएस का कर्नल है वो जीयूआई कंपोनेंट्स को रेंडर करता है? नहीं। ट्रांसलेटिंग कोड इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस, कोड को मशीन लैंग्वेज में काम करना, ये तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का काम हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। मैनेजिंग लो लेवल टास्क लाइक शेड्यूलिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ओके। एलोकेटिंग मेमोरी, हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स एंड एनफोर्सिंग एक्सेस कंट्रोल, ये जो हमारा है ये हमारा है एलोकेटिंग मेमोरी और हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स, एनफोर्सिंग एक्सेस,
ये हमारा ओएस का जो कर्नल है उसका काम नहीं है, राइट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, लेकिन ओएस कर्नल का काम नहीं है। ओएस जो कर्नल उसका काम क्या है कि जो टास्क शेड्यूलिंग है, जो शेड्यूलिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, एक यूजर मोड से दूसरे यूजर मोड में जो हमारा स्विचिंग है उसको मैनेज करने का काम करता है ओएस कर्नल, ना कि हमारा मेमोरी को एलोकेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। और ये सारी चीज अगर आपके दिमाग के ऊपर से जा रही हैं, मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आपको रिकमेंड मैं करूंगा कि आप पहले थ्योरी पढ़ें, या फिर आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप नोट से पढ़ें, या फिर इस वीडियो को 2 से 3 4 बार देख लें कि सारा का सारा कंसेप्ट आपको जितना लिखा गया कम से कम इतना याद हो जाए, और इतना भी याद हो जाएगा तो एग्जाम के लिए एनफ है, राइट। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर आर कॉमनली यूज्ड टू स्टोर प्रोसेसेस एंड सिस्टम रिसोर्सेज? हैश टेबल्स फॉर यूजर इनपुट एंड एरे फॉर लॉग्स? नहीं। देखो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस आपको मैं दिखाया हूँ ऐसे बना के कि पहले P1 आ रहा है, फिर P2 आ रहा है, फिर P3 आ रहा है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये मुझे बहुत सिमिलर टू क्यू दिख रहा है। क्यू दिख रहा है, क्यू फॉर CPU शेड्यूलिंग एंड PCB फॉर प्रोसेस ट्रैकिंग, बिल्कुल सही बात है। बाइनरी ट्री फॉर स्क्रीन रेंडरिंग, नहीं। स्टैक, हीप, पेज टेबल्स फॉर टास्क स्टेट, प्रायोरिटी एंड सेमा फॉर क्यू, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्यू होता है उस CPU शेड्यूलिंग के लिए आपको क्यू का यूज करना पड़ता है। जैसे आप FCFS का देख लिए, राउंड रॉबिन का देख लिए, जो MCQ हमने कराया था उसमें हमने प्रोसेस को ऐसे ही तो रखा था, और ऐसे रखते हैं मतलब ऐसे क्यू को रखते हैं, तो क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ कॉन्टेक्स्ट स्विच? चलो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैं आपको बता रहा था उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? हार्डवेयर रीसेट एंड क्लियर्स मेमोरी, कंट्रोल ट्रांसफर टू यूजर्स मोड एप्लीकेशन, CPU state of one process is saved and another is restored, या फिर scheduler loads PCB, updates registers and switches memory maps। बोला context switch का क्या मतलब है? देखो मैंने आपको क्या बताया कि context switch का मतलब है कि एक से दूसरे में कन्वर्ट होना, दूसरे में स्विच करना। तो CPU state of one process is saved and another is restored, एक से दूसरे में हमारा एक क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक प्रोसेस सेव्ड हो रहा है, दूसरा हमारा रिस्टोर्ड हो रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर सी हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैंने आपको बताया कि एक यूजर मोड से दूसरे यूजर मोड में चेंज होना। कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ यूजर मोड एप्लीकेशंस, जो यहाँ है कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ यूजर मोड, जो यूजर मोड एप्लीकेशंस है उसके ट्रांसफर, उसके क्या बोला? कंट्रोल ट्रांसफर, उसके ट्रांसफर पे कंट्रोल करना नहीं, उसके ट्रांसफर पे कंट्रोल नहीं करना है, एक से दूसरे में जाना है, कंट्रोलिंग का काम नहीं है, राइट। स्विच होना है, स्विच होना और कंट्रोल करना में अंतर है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल प्रिमिटिव्स? क्या मैलोक हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, स्कैनअप हो जाएगा? ये तो हमारे सारे सी लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, राइट। एग्जीक्यूट, फॉर्क, वेट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो प्रोसेस कंट्रोल प्रिमिटिव हैं उसमें एग्जीक्यूट, फॉर्क और वेट हमारा काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या जो फॉर्क है वो क्या करता है? न्यू प्रोसेस को बनाता है। जो एग्जीक्यूट है वो रिप्लेस करता है करंट प्रोसेस इमेज को न्यू प्रोग्राम से, और जो वेट है वो वेट कराता है, बेसिकली वेट्स फॉर अ चाइल्ड प्रोसेस टू फिनिश। और ये जो सारे के सारे हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स हैं, कि उसमें रीड कैसे करते हैं स्कैनअप से, कैसे फ्री मेमोरी होता है, कैसे एलोकेट करते हैं, राइट। तो इसका आंसर हमें भी देखने को मिल जाएगा। जो इको है, LS शट डाउन है, ये हमारे सारे के सारे कमांड लाइन की चीजें हैं, यहाँ नहीं होगा। प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन, ये सारे के सारे हमारा क्या है? ए स्टेट है, प्रोसेस के स्टेट्स हैं। स्टेट्स बोलो या फिर फेज बोलो, प्रोसेस के फेजेज हैं, राइट। इस आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, व्हाट डज द डिटरमिनेंसी प्रॉब्लम इन कंकरेंट एग्जीक्यूशन रेफर टू? हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द डिटरमिनेंसी प्रॉब्लम इन कंकरेंट एग्जीक्यूशन रेफर टू? बोल रहा है कि जब कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है, मतलब एक साथ बहुत सारी चीज एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसमें डिटरमिनेंसी प्रॉब्लम क्या है? अब इसका क्या मतलब भैया? इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट होता है वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे डिपेंड करता है। क्या फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा? नहीं। क्या प्रेडिक्शन इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा? नहीं। क्या आउटपुट डिपेंडिंग ऑन एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ पैरेलल प्रोसेस? यस। देखो जब कंकरेंट है, कंकरेंट मतलब एक साथ बहुत, एक साथ बहुत मतलब पैरेलल, राइट। आउटपुट डिपेंड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, सिंक्रोनाइजेशन डिले, CPU बाइंडिंग एंड कैश कोहेरेंसी, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट,
जो डिटर्मिनेंसी प्रॉब्लम है उसका क्या मतलब है, द आउटपुट इज अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ प्रोसेसेस हैपन टू रन कंकरेंटली। जो ऑप्शन सी में लिखा गया है उसी को यहाँ इलेबोरेट किया गया है, आप इसको याद कर लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन प्रोसेस मैनेजमेंट। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वो क्या करता है, शेयर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अलाउ करता है, उनको एक्सेस होने में हेल्प करता है। तो अलाउ साइमल्टेनियसली एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज, हमारे क्वेश्चन में कौन है 27। क्या ये साइमल्टेनियस अलाउ करता है एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज? क्या ये ब्लॉक करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को बिटवीन थ्रेड्स? थ्रेड क्या है, थ्रेड है एक लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस मतलब प्रोसेस तो अपने छोटा सा है, जो प्रोसेस है वो तो अपने छोटा है, प्रोसेस का भी एक छोटा रूप क्या है, थ्रेड्स है। ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ। प्रिवेंट रेस कंडीशंस इन क्रिटिकल सेक्शंस, इनेबल प्रोसेस क्रिएशन डिस्ट्रक्शन एंड यूजर लेवल डिस्पैच। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वो डेड लॉक का एक पार्ट होता है। जो डेड लॉक होता है मतलब जिसमें प्रोसेस जो होता है वो रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर पाता है, यूज नहीं कर पाता है। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वो डेड लॉक से रिलेटेड है। डेड लॉक क्या होता है कि उसमें जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो अगर एक प्रोसेस जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता है, जिससे जो बाकी के रिसोर्सेज हैं, बाकी के जो प्रोसेस है उनको टाइम नहीं मिलता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलता है। तो बोल रहे कि क्या साइमल्टेनियसली एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज, अगर शेयर रिसोर्सेज हो जाएगा तो डेडलॉक होगा ही नहीं, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेडलॉक से रिलेटेड ही है, तो इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा प्रिवेंट रेस कंडीशन इन क्रिटिकल सेक्शंस। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है मींस इंश्योरिंग दैट ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड्स कैन एक्सेस अ क्रिटिकल सेक्शन शेयर रिसोर्सेज एट अ टाइम। मतलब अगर क्रिटिकल सेक्शन में आप जा रहे हैं, मतलब शेयर रिसोर्स जो है, कोई रिसोर्स है जो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से शेयर किया जा रहा है या फिर शेयर किया जाएगा, तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि एक बार में एक ही प्रोसेस जाए या फिर एक ही थ्रेड जाए उस रिसोर्सेज को शेयर करने, उस रिसोर्सेज को यूज करने, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, जिससे हमारे जो प्रोसेस हैं वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, अपने आप में क्लाइड नहीं हो और डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके। राइट, नेक्स्ट, a race condition occurs when multiple processes access and modify shared data simultaneously leading to unpredictable and incorrect outcomes। जो रेस कंडीशन है, रेस कंडीशन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक टाइम में एक प्रोसेस को जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा टाइम आ जा रहा है जब एक बार में मल्टीपल प्रोसेस जा रहे हैं रिसोर्सेज को एक्सेस करने की, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो काम किसी का नहीं होगा और उस समय रेस कंडीशन लग जाएगा कि अब किसी को रिसोर्स नहीं मिलने वाला है, सारे के सारे जाओ और आराम करो। यहाँ जो रिसोर्सेज है इसको बंद किया जाता है, कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। राइट, नेक्स्ट, हाउ डू सेमाफोर्स असिस्ट इन कनकरेंट प्रोग्रामिंग। जो सेमाफोर हैं वो कनकरेंट प्रोग्रामिंग में कैसे हेल्प करता है, इंक्रीज सीपीयू फ्रीक्वेंसी, अनलॉक कंटेंशन, सीपीयू फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ये सेमाफोर का काम नहीं है। एलोकेट मेमोरी ड्यूरिंग प्रोसेस टर्मिनेशन, मेमोरी एलोकेशन इसका काम नहीं है। कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज यूजिंग काउंटर्स एंड वेट सिग्नल प्रिमिटिव्स, यस। जो सेमाफोर होता है वो बेसिकली दो काउंटर का यूज करता है, एक वेट और एक सिग्नल को रिसोर्सेज को एक्सेस करने में। तो पहले मैं आपको सेमाफोर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, सेमाफोर क्या है, आर सिंक्रोनाइजेशन टूल्स यूज्ड इन कनकरेंट प्रोग्रामिंग। अब बहुत सारे लोग कनकरेंट प्रोग्रामिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, कनकरेंट प्रोग्रामिंग उसको बोलते हैं जब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। कनकरेंट मतलब एक साथ बहुत, उस समय क्या हो जाएगा, कनकरेंट प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो जो सेमाफोर है वो सिंक्रोनाइजेशन का टूल है जो कनकरेंट प्रोग्रामिंग में यूज होता है। क्यों यूज होता है, कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज, मतलब अगर हमारे पास कोई शेयर रिसोर्सेज है, मतलब एक रिसोर्सेज है और बहुत सारा प्रोसेस इसको यूज करने के लिए तत्पर हैं, सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो चाहते हैं कि इस रिसोर्सेज को मैं भी यूज करूं, सारे के सारे चाहते हैं। राइट, तो उस समय हमें इसको कंट्रोल करना पड़ता है कि एक बार में एक ही कोई प्रोसेस है उसको यूज करो, मतलब जो सीपीयू है उसको एक बार में एक प्रोसेस यूज करो, जिससे क्या होगा, रेस कंडीशन बच जाएगा, मतलब सबको धराशायी नहीं होना पड़ेगा, सबको यहाँ से भागना नहीं पड़ेगा और डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सारे जो
हमारे पास प्रोसेस होता है वो एक कॉमन रिसोर्स को यूज करना चाहता है, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है कि एक रिसोर्स को एक साथ 10 लोग यूज करें, राइट। तो उस समय हमारा डेडलॉक लग जाता है। और इसके दो जो प्राइमरी ऑपरेशंस हैं, जो सेमाफोर है उसका दो प्राइमरी ऑपरेशंस हैं, क्या क्या, एक है वेट और दूसरा है सिग्नल। तो दो ऑपरेशंस हमें देखने को इसका मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट सिग्नल है, तो इसका आंसर सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मैकेनिज्म इंश्योर्स प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कौन सा मैकेनिज्म है जो प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्या कंपाइलर हिंट्स एंड मेमोरी फेंस, ये तो कंपाइलर का काम हो गया। लोड बैलेंसिंग, ये इसका काम नहीं है। लॉग्स, सेमाफोर्स एंड कंडीशन वेरिएबल्स, यस। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, मैंने आपको बताया है कि जो सेमाफोर है, सेमाफोर्स वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल है, राइट। और यहाँ वही पूछ रहा है, तो जिसमें सेमाफोर वही आंसर हो जाएगा। क्या पाइपलाइनिंग, पेजिंग और इंटरप्ट मास्किंग, ये सारे अलग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पढ़ लो, लॉक्स क्या होता है, इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन ओनली वन थ्रेड एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन। सेमाफोर्स synchronize access using counters and wait signal. Condition variables allow threads to wait for certain conditions before continuing, often used with locks. Next, which feature best describes conditional critical section? देखो क्रिटिकल सेक्शन उसी समय से बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एक ऐसा कंडीशन जिसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन उसको बोलते हैं जब उसमें एक बार में किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने दिया जाए, ज्यादा प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो। रीजन्स वेयर प्रोसेस रन विदाउट एनी इंटरप्शन, क्रिटिकल इसका नाम में ही है, मतलब क्रिटिकल होने वाला है। तो क्या ऐसा रीजन जिसमें प्रोसेस बिना इंटरप्शन के रन कर सकते हैं, नहीं। कोड ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक नहीं होता। क्रिटिकल सेक्शंस दैट ब्लॉक प्रोसेसेस अंटिल अ कंडीशन इज ट्रू, यस। जब तक रेस कंडीशन लग जाता है तो सारी की सारी जो प्रोसेस है धरी की धरी रह जाती है। तो क्रिटिकल सेक्शंस क्या करता है, जो प्रोसेसेस को ब्लॉक करता है जब तक उनको स्पेस नहीं मिल जाता, उनको फ्री सीपीयू नहीं मिल जाता। तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जो कंडीशनल क्रिटिकल रीजन है, इज अ कंसेप्ट इन कंकरेंट प्रोग्रामिंग वेयर इट्स क्रिटिकल सेक्शन ओनली वन प्रोसेस इंटर्स एट अ टाइम। जो क्रिटिकल, इसका नाम ही क्रिटिकल है, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस इसमें जाएगा। एंड इट इंक्लूड्स अ कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द प्रोसेस टू रिस्पॉन्ड, और एक कंडीशन को मीट करने की कोशिश करता है, अगर उस कंडीशन मीट हुआ तभी प्रोसेस को आगे भेजेगा, नहीं तो प्रोसेस को एकदम रोक के रखेगा कि बाबू तुम यहीं पे रुको, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मॉनिटर्स इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है उसमें मॉनिटर का क्या काम है, टू कंपाइल कंकरेंट कोड, क्या जो कंकरेंट कोड है उसको कंपाइल करने का काम करता है, नहीं। टू इन्फोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इन्फोर्स करता है। टू हैंडल हार्डवेयर इंटरप्ट में और प्रोसेस में कोई मतलब नहीं है। टू मैनेज वर्चुअल मेमोरी, नहीं। पेजिंग यहाँ नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, A monitor is a high-level synchronization construct used in concurrent programming that enforces mutual exclusion or encapsulates shared resources. देखो यार, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ना आसान नहीं है। अगर पहले से आपको नहीं पता होगा तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये सारे के सारे चीज़ें अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आपको ये वीडियो चक्कर ला देगा। तो मैं तो बोलूँगा यार, वीडियो को आराम से देखो, धीरे धीरे देखो और सारे के सारे आंसर को याद कर लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा, पहले से याद नहीं है, तो सारे के सारे जो टर्म यहाँ लिख दिया गया है डेफिनेशन, जैसे मॉनिटर क्या होता है, इसको पढ़ कर रट डालो, याद कर लो, अभी टाइम नहीं है समझने का, राइट। नेक्स्ट, और जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट्स कंकरेंट प्रोसेस एक्सेस, और कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेट थ्रेड्स बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक, Which are the common methods for inter process communication IPC? डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, IPC मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसके मेथड्स क्या हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होता है। क्या पाइप्स होता है, मैसेज की होता है, शेयर्ड मेमोरी होता है। तो जो इंटर प्रोसेस होता है इसको तो आपको पहले से ही पता है कि शेयर्ड मेमोरी इसका काफी इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो वो होता है।
ये मुझे सही दिख रहा है। इंटरप्ट मास्किंग, इंटरप्ट क्या करने आएगा इसमें? सेमाफोर सिग्नलिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड डेडलॉक डिटेक्शन। जो इंटर प्रोसेस होता है वो सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट है, राइट, लेकिन डेडलॉक को डिटेक्ट नहीं करता है, उसके लिए अलग हमारे पास क्या है, टर्म है। तो ये हमारा हो जाएगा पाइप मैसेजेस एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। जो पाइप्स होता है वो क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस पेरेंट चाइल्ड। जैसे मैसेज की क्या होता है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। शेयर्ड मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी डिटेल में इसके बारे में दी गई है, पॉइंट वाइज हर एक टॉपिक काफ़ी ऐसा समझाया गया। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंडीशन आर नेसेसरी फॉर डेडलॉक टू अकर। अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, डेडलॉक। तो कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक के लिए काफ़ी नेसेसरी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट। ये बिल्कुल सही बात है, चारों कंडीशन है। इंटरप्ट ड्रिवन नहीं, सिंगल थ्रेडेड नहीं, मल्टी थ्रेडिंग, पेजिंग, ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अब एक कैसे ए होगा, इसको आपको याद रखना है कि डेडलॉक क्या होता है। ए डेडलॉक इज अ स्टेट वेयर प्रोसेसेस आर स्टक वेटिंग फॉर ईच अदर्स रिसोर्सेज इंडेफिनिटली। मैंने आपको क्या बताया पहले कि डेडलॉक एक ऐसा कंडीशन होता है जहां जो रिसोर्सेज हैं वो वेट करते हैं कि अब मेरा बारी आएगा, अब मेरा बारी आएगा, अब मेरे को रिसोर्स मिलेगा। जितने भी प्रोसेस हैं वो सोचते हैं अब मुझे टाइम मिलेगा, अब मुझे मेरा बारी आएगा और मुझे रिसोर्स मिलेगा। तो ऐसे ही वो लूप में फंस जाते हैं और वेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसका जो कंडीशन है वो 4 होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स एट अ टाइम। होल्ड एंड वेट, होल्डिंग वन रिसोर्सेज व्हाइल वेटिंग फॉर द अदर। नो प्रीम्पशंस, मतलब रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन। सर्कुलर वेट, मतलब इसको वेट करना है जब तक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है तब तक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ टिपिकल अप्रोच टू प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? इग्नोर कर दें रिसोर्स एलोकेशन को, घर का खेती है इग्नोर कर देंगे। इन्फोर्सिंग रिसोर्सेज ऑर्डरिंग एंड अवॉइडिंग सर्कुलर वेट, यस। देखो जो डेडलॉक है, डेडलॉक वो सर्कुलर वेट उसका कारण है। जो डेडलॉक है आप पीछे देखोगे तो सर्कुलर वेट इसका कंडीशन है कि इस कंडीशन से डेडलॉक होता है। तो अगर मैं सर्कुलर वेट को अवॉइड करूंगा तो डेडलॉक नहीं बच सकता है। हाँ, टर्मिनेटिंग ऑल प्रोसेस प्रीएम्प्टिवली, अगर मैं सारे प्रोसेस को टर्मिनेट ही कर दूंगा तो मतलब क्या है भाई, रहेगा कौन? यूजिंग मॉनिटर्स एंड कंडीशन, यहाँ ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच डेडलॉक सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स किलिंग प्रोसेसेस एंड प्रीएम्प्टिंग रिसोर्सेस। कौन डेडलॉक का सिचुएशन है जिसमें हम लोग प्रोसेस को किल कर देते हैं? क्या वो डेडलॉक अवॉइडेंस है? नहीं। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, बिल्कुल सही बात है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन्फोर्समेंट, नहीं, इसमें तो एक प्रोसेस एक बार में काम करेगा। सेमाफोर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन, नहीं, इसमें तो वेट और सिग्नल काम करता है। तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम? टू इंक्रीज सीपीयू क्लॉक स्पीड। अगर मेमोरी हमें मैनेज करना है तो सीपीयू के क्लॉक स्पीड को बढ़ा देंगे। एक क्या बात हुई? ऑप्टिमाइज डिस्क यूजेज, सही बात है एक बार के लिए। टू एलोकेट ट्रैक एंड मैनेज मेन मेमोरी एफिशिएंटली, यस। मेमोरी मैनेजमेंट हम कब बोलेंगे? जब जो हमारा मेमोरी है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तब ना बोलेंगे कि मेमोरी हमारा मैनेज हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मारूंगा इसको, ये हमारा आंसर नहीं होगा। टू कंपाइल कोड फास्टर, ये तो आईडीई का काम है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज रीलोकेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट रेफर टू? रीलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट में रीलोकेशन क्या है? देखो इसका कॉपिंग डेटा इनटू डिस्क, अगर जो डेटा है उसको डिस्क स्टोरेज में कॉपी कर रहे हैं तो क्या रिलोकेट कर दे रहे हैं? तो कॉपी कर रहे हैं भाई, नहीं। चेंजिंग द फिजिकल एड्रेस ऑफ ए प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यस। रिलोकेशन हम कब बोलेंगे? जब एक जगह से पूरा का पूरा उठा के दूसरी जगह पर रख दी तब ना रिलोकेट हुए भाई। और कॉपी कर रहे हैं तो क्या रिलोकेट हो जाएगा? लगाओ इसको। चेंजिंग द फिजिकल एड्रेस, इसको बोलते हैं रीलोकेशन। मूविंग सीपी प्रोसेस बिटवीन कोर्स, नहीं। लिंकिंग लाइब्रेरी, नहीं। हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम? मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है एक्सेप्शन। टाइमर नहीं होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेप्शन होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जो मेन होते हैं, मेन वो सिर्फ होता है एक हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एक्सेप्शन में दिया है, तो जो मॉडर्न हमारे पास इंटरप्ट्स हैं उसमें एक्सेप्शन एक मान लिया जाता है। जैसे एक्सेप्शन मतलब क्या?
कि जैसे मान लो कि कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर रहा है जो 0 से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड कर दिया, मतलब एक्सेप्शन हो गया। हार्डवेयर मतलब जो हार्डवेयर डिवाइस के चलते आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर डिवाइस चलते आ रहा है उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इन अ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम? जो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछता है कि जो टीएलबी है इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। स्टोरिंग फाइल डिस्क्रिप्शन फॉर ए क्विक एक्सेस। जो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है उसका काम है कि फाइल डिस्क्रिप्शन को स्टोर करना जल्दी से एक्सेस करने के लिए। नहीं, ये तो कैशिंग का काम है, कैश मेमोरी का, कैश इस काम नहीं। कैशिंग रिसेंट पेज टेबल एंट्रीज फॉर फास्टर एड्रेस ट्रांसलेशन। यस, एड्रेस को ट्रांसलेट करता है जल्दी कैश का यूज करके, सही बात है। होल्डिंग फिजिकल एड्रेस नहीं। मैनेजिंग डिस्क, ये तो मेमोरी का काम है, डिस्क मैनेजमेंट का, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है एक स्मॉल फास्ट कैश है जो मेमोरी मैनेजमेंट में काम करता है। डेट स्टोर्स रिसेंट वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग, वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ टीएलबी बेस्ड ऑन एक्सेस? 3 टाइप्स की हमारा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है। एक होता है डायरेक्ट मैप और एक फुल्ली एसोसिएटिव और एक और होता है सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव तो 3 होता है। कौन कौन है? डायरेक्ट मैप है और फुल एसोसिएटिव है। ए नहीं होता है, ए नहीं होता है, ए नहीं होता है। कौन कौन होता है इसके बारे में याद देखो, डायरेक्ट मैप, फुल एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसको आपको पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन इन मेमोरी मैनेजमेंट? देखो जो कॉम्पैक्शन है वो स्टेट के एग्जाम्स में और बीपीएससी में पूछा गया टर्म में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो एक कोई मेमोरी है और इसमें कुछ जगह भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ कुछ जगह खाली है, यहाँ कुछ जगह खाली है, यहाँ कुछ जगह भरा हुआ है, समझो पहले ध्यान से। फिर यहाँ कुछ जगह खाली है और यहाँ कुछ जगह ये सब भरा हुआ है। तो कॉम्पैक्शन क्या होता है कि जो भी जगह अलग अलग खाली है, जैसे मान लो कि यहाँ जगह खाली है, जैसे 2 MB खाली है, यहाँ 4 MB और यहाँ भी 4 MB, और मेरे पास कोई फाइल है 10 MB का, 10 MB। तो क्या जो 10 MB का फाइल है मैं यहाँ रख सकता हूँ? यहाँ 2 MB है, यहाँ 4 MB, यहाँ 4 MB, मतलब सारा मिला के यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 4, सारा मिला के 10 MB खाली है, लेकिन सब अलग अलग जगह पे खाली है। तो क्या जो 10 MB का मेरा फाइल है, एक साथ जो फाइल है, मैं क्या इसमें रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, ये सारा मेमोरी हमारा वेस्ट हो रहा है। तो कॉम्पैक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं कि जो जितने भी स्पेस खाली है उस सबको एक पास लाते हैं। जैसे 4 4 और यहाँ 2, मतलब जो 10 MB खाली है उसको एक पास ला देगा, जो सबको भगाएगा उसको एक पास ला देगा। जैसे मानो यहाँ एक पास आ गया, सारा खाली है, तो अब जो 10 MB है उसको मैं यूज कर पाऊंगा, राइट। तो क्या ये सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज कर देता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। टू कंबाइन फ्री मेमोरी ब्लॉक्स एंड रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यस, जो फ्री मेमोरी का ब्लॉक होता है उसको कंबाइन करने का काम करता है, जिससे जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो कम हो जाता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम replaces the page that has not been used for long time? वैसा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो उस पेज को रिप्लेस करता है जो बहुत दिन से यूज नहीं हुआ है। जो बहुत दिन से यूज नहीं हुआ उसका क्या मतलब है? जो बहुत दिन से यूज नहीं हुआ उसका क्या मतलब है कि मतलब जो बहुत कम यूज होता है। जो बहुत दिन से यूज नहीं हुआ है मतलब क्या? जो कम यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? लिस्ट रिसेंटली यूज। इसका मैं डायरेक्ट आंसर मारूंगा, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा ऑप्शन गलत है। बोल रहा है कि जो ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ है मतलब वो कम यूज हो रहा है, तो लिस्ट रिसेंटली यूज इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंकिंग इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? लिंकिंग का पर्पस क्या है? कन्वर्टिंग सोर्स कोड टू मशीन कोड, ये तो कंपाइलर का काम है भाई, ये तो कंपाइलर का काम है, मैंने आपको बताया है। कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड रिजॉल्विंग एड्रेस बिफोर एग्जीक्यूशन, ओके, एक बार मुझे सही लग रहा है। मैनेजिंग वर्चुअल मेमोरी, नहीं जी, इसका काम थोड़ी है लिंकिंग का। एलोकेटिंग फिक्स साइड मेमोरी पार्टीशन, ये तो पेजिंग का काम है, ये खत्म है। तो आंसर हमारा बी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, इन फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी प्रोग्रामिंग हाउ इज मेमोरी डिवाइडेड? देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, बोल रहा है फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी प्रोग्रामिंग में जो फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें मेमोरी कैसे यूज होता है? मेमोरी कैसे यूज होता है? जब फिक्स्ड पार्टीशन है डायनेमिकली बेस्ड ऑन प्रोसेस साइज, जब फिक्स्ड है तो क्या डायनेमिकली हो जाएगा? इनटू इक्वल साइज पार्टीशन एलोकेटेड टू प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू सीपीयू प्रायोरिटी,
यूजिंग वेरिएबल। देखो यहाँ क्वेश्चन में है कि फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी प्रोग्रामिंग, तो फिक्स्ड साइज में इसको बांटेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी प्रोग्रामिंग? कॉम्प्लेक्स स्वैपिंग एल्गोरिथम, इनएफिशिएंट सीपीयू शेड्यूलिंग, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू फिक्स्ड साइज। जब फिक्स्ड पार्टीशन है तो फिक्स्ड पार्टीशन से दिक्कत भी होगा, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा क्योंकि इसका साइज फिक्स है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नो सपोर्ट फॉर इंटरप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। Which CPU which best describes a partition in memory management? A logical CPU core, a fixed variable size block of memory allocated to process। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास कुछ पार्टीशन है तो फिक्स साइज का हो सकता है या फिर वेरिएबल साइज का हो सकता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये दोनों गलत है। व्हाट इज स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? स्वैपिंग क्या होता है? कॉपिंग फाइल्स इनटू डिस्क, मूविंग प्रोसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रिप्लेसिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शंस डायनेमिकली, एक्सचेंजिंग रजिस्टर वैल्यू इन सीपीयू। स्वैपिंग क्या होता है? स्वैप करना मतलब वैल्यूज का चेंज करना है। कॉपिंग फाइल्स, देखो फाइल कॉपिंग करना स्वैपिंग नहीं कहलाता है। मूविंग प्रोसेसेस बिटवीन मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, बिल्कुल सही बात है। रिप्लेसिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शंस डायनेमिकली, नहीं, तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट, हाउ डू वेरिएबल पार्टीशंस डिफर फ्रॉम फिक्स पार्टीशंस? वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज कर रहा है, चेंज। फिक्स मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल पार्टीशंस है फिक्स साइज, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज कर रहा है तो क्या फिक्स साइज हो जाएगा? नहीं। वेरिएबल पार्टीशंस चेंज साइज टू फिट प्रोसेस, फिक्स पार्टीशन डोंट। बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता है। वेरिएबल पार्टीशंस आर एलोकेटेड सीपीयू साइकिल, फिक्स पार्टीशन लगा इसको। व्हाट आर ओवरलेज यूज फॉर? जो ओवरलेज है उसका यूज क्या है? ओवरलेज क्या सीपीयू के स्पीड को बढ़ाता है? नहीं। लोडिंग ओनली नेसेसरी पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम टू फिट, यस। देखो जो ओवरले है क्या करता है कि सिर्फ वही पार्ट्स को लोड करता है जिसकी जरूरत है। मतलब अगर मान लो कोई प्रोग्राम है तो उसमें से उसी पार्ट को लोड करेगा जिसका काम है। ऐसा नहीं कि अगर 10 GB का फाइल है तो सबको लोड कर दे, नहीं, जिसका काम उसी करेगा। तो इसका आंसर बी हमें मिलेगा। व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एग्जिस्ट कर रहा है। एलिमिनेट नीड ऑफ फिजिकल रैम। जो वर्चुअल मेमोरी है वो तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या वो रैम को रिप्लेस कर देगा? नहीं। अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, यस, ये कर सकता है। देखो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या है कि ऐसा माना जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी हमारे कंप्यूटर को मिल गया है। जैसे हमारे पास मेमोरी है 4 GB का, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 4 से ज़्यादा GB हमारे पास है। राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो फिजिकल रैम है उसको रिप्लेस कर देगा। राइट। इसका मतलब ये है कि फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकता है। इसका आंसर बी हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ए सेमाफोर प्राइमरली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो सेमाफोर है वो क्या है? जो सेमाफोर है एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है। सेमाफोर क्या है? एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है जो वेट और सिग्नल पे काम करता है। तो जो 51 नंबर है, क्या वो मैनेजिंग सीपीयू शेड्यूलिंग कर देगा? नहीं, ये तो शेड्यूलर का काम है। कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंश्योरिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यस, ये हमारा आंसर मिलेगा। एलोकेटिंग मेमोरी पेजेस, नहीं। इनक्रिप्टिंग फाइल, नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन क्या होता है सर? डिवाइडिंग मेमोरी इनटू इक्वल फिक्स साइज ब्लॉक, ये तो पेजिंग होता है, पेजिंग। डिवाइडिंग मेमोरी इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स लाइक कोड, डेटा, स्टैक, बिल्कुल सही बात है। स्टोरिंग ऑल प्रोसेसिंग इन ए सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक, नहीं। मैनेजिंग सीपीयू, नहीं। तो इसका आंसर हमें बी देखने को मिलेगा। और एक बार मैं आपको फिर से नोट्स रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप काफी सीरियस हैं और आप वैसे स्टूडेंट हैं जिनको एग्जाम के लिए काफी आप डेडिकेटेड हैं, तो आप इस नोट्स को लेकर पढ़ लीजिए। काफी सारे लोग पढ़ रहे हैं जिनकी हेल्प हो रही है। व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग क्या होता है भाई? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पेजिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पेजिंग एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें जो हमारा मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग इक्वल साइज पार्टीशन में बांटते हैं जिसको फ्रेम्स बोलते हैं। राइट। और फिर उस फ्रेम की हेल्प से हम सारा काम करते हैं। तो क्या जो डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज फ्रेम हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। क्या एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू प्रोसेस? नहीं। स्वैपिंग हो जाएगा इसमें? नहीं। इनक्रिप्शन हो जाएगा? नहीं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना काफी जरूरी है कि जो हमारे पास फिजिकल मेमोरी होता है, मेन मेमोरी, उसको हम फिक्स साइज ब्लॉक में बांटते हैं जिसको फ्रेम्स बोलते हैं। ठीक है।
डिवाइड लॉजिकल मेमोरी यूज बाई प्रोसेसर इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेज। जो लॉजिकल मेमोरी होता है उसको सेम साइज के ब्लॉक में बांटते हैं, उसको पेज बोलते हैं। अगर फिजिकल मेमोरी को हम लोग बांट रहे हैं फिक्स साइज में, उसको फ्रेम बोलते हैं। अगर फिजिकल मेमोरी को हम लोग बांट रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेम्स। लॉजिकल मेमोरी को हम बांट रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेजेस। यूज अ पेज टेबल टू मैप ईच पेज टू अ फ्रेम इन फिजिकल मेमोरी, और इसमें पेज टेबल का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ सारे के सारे पेजिंग को समझा पाना किसी जंग से कम नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी बुक से पढ़ें। अगर आप बीटेक का बुक अभी तक रखे हैं तो आप उससे पेजिंग को पढ़ सकते हैं, और या फिर अगर नहीं है तो नोट्स आपके लिए अवेलेबल हमेशा रहेगा, आप उससे पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजी मिनिमाइजेज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कौन कम करता है? क्या फर्स्ट फिट कर देगा, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, ये तीनों का काम अलग है। जो बॉडी सिस्टम और पेजिंग है वो हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कम करता है। तो जो फर्स्ट फिट है कैन कॉज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मिनिमाइज थोड़ी करेगा। जो फर्स्ट फिट है तो और इसका कारण बन जाएगा, तो ये तो आंसर मेरा काट ही दो। जो बेस्ट फिट है वो मे रिड्यूस सम फ्रेगमेंटेशन बट स्टिल कॉज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जो बेस्ट फिट है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, रिड्यूस करने के बजाय ये भी कर देगा। जो वर्स्ट फिट है इसका तो काम ही है, इसका नाम ही है वर्स्ट फिट, ये तो और फ्रेगमेंटेशन करेगा। तो इस केस में ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर पेजिंग जो है वो होगा। पेजिंग हमारे इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें हम सारे के सारे जो ब्लॉक्स होते हैं, जो मेमोरी होता है उसको फिक्स ब्लॉक में बांट देते हैं। फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में बांट देते हैं, जो लॉजिकल मेमोरी होता है उसको पेज में बांट देते हैं। और जब बांट देते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो कम हो जाता है, राइट। जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कम होगा। फिर मैं उसमें कॉम्पैक्शन का हेल्प ले लूंगा, और कॉम्पैक्शन के हेल्प से जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास चीजें हैं, जो पेज है, सबको मैं एक साथ ला लूंगा और चीजें करूंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोड कंट्रोल इन ओएस? लिमिटिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर इन मेमोरी, मैनेजिंग डिस्क रीड स्पेस, हैंडलिंग पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में लोड का क्या मतलब? शेड्यूलिंग सीपीयू इंटेंसिव टास्क ओनली, केवल एक टास्क करेगा, इंटेंसिव टास्क करेगा नहीं करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 55 है, 55, क्या वो डिस्क को मैनेज करेगा? नहीं। जो लोड कंट्रोल है मतलब कितने प्रोसेस चल रहा है उसको लिमिट करेगा। नेक्स्ट, थ्रेसिंग, एक्सेसिव पेजिंग, लिटिल एक्चुअल वर्क। थ्रेसिंग, देखो अवॉइड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का क्या मतलब है? थ्रेसिंग का मतलब है कि इतना ना एक्सेसिव पेजिंग कर दो कि जो एक्चुअल काम है वही कम हो जाए। मतलब सारा जो मेमोरी है उसको पेजिंग में ही बांट दो, सारा जो प्रोसेसेस हैं उसको पेजिंग करते ही रहो, लेकिन जो एक्चुअल काम करने के लिए कहा जा रहा है वो काम छोड़ के बाकी सारा काम करो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज थ्रेसिंग इंडिकेट इन अ सिस्टम? सीपीयू ओवरहीटिंग? नहीं। एक्सेसिव पेजिंग कॉजिंग लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला है कि थ्रेसिंग क्या करता है कि अगर आप सारे के सारे प्रोसेस को बहुत अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस में बांट दोगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में बांट दोगे, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, बहुत सारा पेजिंग हो जाएगा। तो आंसर इसका हमारा बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, थ्रेसिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, एक्सेसिव पेजिंग, लिटिल एक्चुअल वर्क। नेक्स्ट, विच बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम इन ओएस? फाइल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मैनेजिंग सीपीयू शेड्यूलिंग, फाइल थोड़ी करेगा। ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग डेटा ऑन स्टोरेज फाइल, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलेटिंग हाई कोड टू मशीन कोड, ये तो कंपाइलर का काम है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम है। हैंडलिंग यूजर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन, ये तो इंक्रिप्शन का काम है, इसका काम नहीं है। बी नंबर। व्हाट डज द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम प्राइमरली हैंडल्स? कैश, कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड द डिवाइसेस, फाइल कंप्रेशन। तो इसका आंसर हमें सीपीयू कैश मैनेजमेंट, ये हमारा इनपुट आउटपुट का काम नहीं है। कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर और ओएस का काम है इनपुट आउटपुट का। नेटवर्क पैकेट का काम नहीं है। फाइल कंप्रेशन, ये तो कंप्रेशन टेक्निक है, जो कंप्रेशन टेक्निक है उसका काम है। तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज अ मेजर चैलेंज फॉर द इनपुट आउटपुट सिस्टम? बैलेंसिंग स्पीड डिफरेंसेस बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस, कंपाइलिंग यूजर प्रोग्राम एफिशिएंटली। जो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है इसका मेजर चैलेंज क्या है? क्या यूजर के प्रोग्राम को एफिशिएंटली कंपाइल करना वो इनपुट आउटपुट का काम है? नहीं, ये तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम है। क्या मैनेजिंग मेमोरी पेजिंग ओनली, केवल पेजिंग थोड़ी ही, और थोड़ा भी। हैंडलिंग यूजर इंटरफेस, डिजाइन, डिजाइन का काम थोड़ी है इसका।
इसका काम है बैलेंसिंग स्पीड डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट का इसको काम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फ्लैट है, हायरार्किकल है, डीएजी है, डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ, सही बात है। स्टैक बेस्ड ओनली, नहीं। सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑफ फाइल्स, नहीं। रैंडम एक्सेस विदाउट इंडेक्सिंग, नहीं। रैंडम एक्सेस हम कब कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस तभी कर सकते हैं जब उसका इंडेक्स हो, जैसे एरे है, एरे उसका इंडेक्स है, जैसे मैंने यहाँ है 0 1 2 3 4 5, अगर मुझे 3 को एक्सेस करना है रैंडमली, डायरेक्ट 3 को एक्सेस करना है, तो कब मैं एक्सेस कर पाता हूँ, जब हमारे पास इंडेक्स है। तो रैंडम एक्सेस कर लेंगे बिना इंडेक्स के, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ए नंबर आंसर हो जाएगा। विच ऑपरेशन ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग, रीड और राइट के लिए हम ओपन करते हैं, जब ओपन करेंगे तो रीड और राइट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। पढ़ो इसको। फॉर क्या होता है, यू टू क्रिएट न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए होता है, ना कि ओपन अ फाइल। एग्जीक्यूट क्या होता है, रिप्लेस अ प्रोसेस विद न्यू प्रोग्राम्स अनरिलेटेड टू फाइल्स। क्लोज क्या होता है, यू टू क्लोज अ फाइल डिस्क्रिप्शन नॉट ओपन, ओपन इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज फाइल मैनिपुलेशन टिपिकली इंक्लूड, एक क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा गया है, फाइल मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन मतलब उसको मैनिपुलेट करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, तो रीड करना, राइट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, ये मैनिपुलेशन में आता है। विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टोर्स रिकॉर्ड सिक्वेंशियली, इंडेक्स हो जाएगा, इसमें तो इंडेक्स रहता है, तो कहीं कहीं स्टोर कर देगा किसी भी इंडेक्स पे, ये नहीं होगा। सिक्वेंशियली, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट, इसमें हैश मैप का यूज होता है, हैश मैप या फिर हैश टेबल का। क्लस्टर एंड लिंक्ड, ये नहीं होगा। विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक यूज हैश फंक्शन, देखो हैश फंक्शन का नाम लेते लेते आ गया, मतलब हैश टेबल, ये है डायरेक्ट। व्हाट इज ए मेजर चैलेंज इन एक्जुलरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इसमें क्या है, सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स, मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है उसका आंसर क्या है, क्या थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करना, नहीं। मिनिमाइजिंग फ्रेगमेंटेशन एंड एफिशिएंट मेमोरी स्पेस, जो स्टोरेज है तो मेमोरी से रिलेटेड ही रहेगा ना। इंक्रीजिंग शिपिंग क्लॉक, नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कमांड लैंग्वेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड लैंग्वेज है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेशन, जो कमांड है क्या मेमोरी को मैनेज कर देगा। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। कंपाइलिंग सोर्स कोड, कंपाइलर है। इनक्रिप्टिंग डेटा यूजर्स, इनक्रिप्शन का काम, बी नंबर आंसर हो जाएगा। हाउ डज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इंप्रूव परफॉर्मेंस, देखो जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट डेटा को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं बिना सीपीयू के, मतलब सीपीयू का इसमें काम नहीं है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करो, सीपीयू का काम नहीं है। बाय अलाउइंग सीपीयू, सीपीयू को अलाउ नहीं करना है। बाय इनेबलिंग डिवाइसेस टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू मेमोरी विदाउट सीपीयू, यस, बिना सीपीयू के। डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी मतलब डायरेक्ट मेमोरी करना, सीपीयू नहीं है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कंपेयर टू डीएमए, हायर कॉम्प्लेक्सिटी, लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्यू टू बिजी वेटिंग। प्रोग्राम्ड जो इनपुट आउटपुट है उसका ड्रॉबैक क्या है, तो इसका ड्रॉबैक हमारे पास क्या है 68। क्या हायर कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं। देखो जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट है उसका ड्रॉबैक ये है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन लोअर हो जाता है बिजी वेटिंग के साथ। रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर, नहीं। कैनॉट हैंडल, ऐसा कुछ नहीं, हैंडल कर सकता है। जो डीएमए होता है उसमें तो सीपीयू का काम ही नहीं है, राइट, लेकिन जो प्रोग्राम होता है इसमें काम होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिकवरी आफ्टर सिस्टम क्रैश, अगर सिस्टम क्रैश कर गया तो रिकवरी कैसे होगा। पेजिंग के द्वारा, चेक पॉइंटिंग, लॉगिंग के द्वारा। पेजिंग क्या होता है, तो पेज को बांटता है फिक्स साइज ब्लॉक में, तो कैसे रिकवर हो जाएगा, नहीं। कंपाइलिंग सोर्स कोड, ये तो आईडी का काम है कंपाइलर का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये तो शेयर रिसोर्सेज का काम है। शेयर रिसोर्सेज ये डेडलॉक का कंडीशन है, इसका आंसर हो जाएगा चेक पॉइंटिंग। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो चेक पॉइंटिंग होता है सेव कंप्लीट सिस्टम और प्रोसेस स्टेट। लॉगिंग क्या होता है, रिकॉर्ड इंडिविजुअल ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शन पीरियडिकली ड्यूरिंग रन कंटिन्यूअसली एज सिस्टम हैपन। रिस्टोर टू लास्ट गुड वंस, डिले, और इसको आप याद करना है, याद। मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों को जो एक क्वेश्चंस हैं काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। मैंने सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस से क्वेश्चंस उठाया है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आ ही नहीं रहा होगा, राइट, लेकिन आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है ही, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ गार्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू स्लो डाउन सीपी प्रोसेस, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड। देखो सेफ गार्ड कब करेगा, अनऑथराइज्ड को एक्सेस करेगा तब। नेक्स्ट,
Which of the following is a common protection problems in operation system? Deadlock avoidance, ensuing noises can escalate, release improperly, page replacement policy, CPU scheduling algorithm. जो 71 है उसका आंसर में क्या हो जाएगा? क्या डेडलॉक अवॉइडेंस हो जाएगा? नहीं, बोला है कॉमन प्रोटेक्शन प्रॉब्लम। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसका प्रॉब्लम क्या होता है? इंश्योरिंग, ऐसे इंश्योर करना कि कोई भी यूजर एस्केलेट नहीं कर पाए प्रिविलेजेस को इम्प्रॉपरली। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको पढ़ना आसान नहीं मैं बोलूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, इसको पढ़ना आसान नहीं है। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं आपके लिए उसको नोट्स रिकमेंड करूंगा, आप इसको लेकर डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, आपकी हेल्प कर रहा होगा, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी सारे लेक्चर्स को जाकर देखो, उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना किसी जंग से कम नहीं है। अगर 2 से 3 बार आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर इसमें बहुत चांसेस है कि आप गलत करके आओ, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।